क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश लर्निंग चैनल के दूसरे एपिसोड में मैं राजित मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय होगा इंग्लिश में टेंस की नॉलेज। अपने पिछले एपिसोड नंबर 1 में मैंने उच्चारण से संबंधित ढेर सारी बातें आपको बताई थी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा उच्चारण वाला पहला एपिसोड पसंद आया होगा और उस एपिसोड ने आपके अंग्रेजी ज्ञान में उचित अभिवृद्धि की होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेंसों का समुचित प्रयोग हम अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में कैसे करें। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। काल का मतलब समय। इसकी जो महत्ता है वो इस संदर्भ में है कि कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया है, एक्शन है, वो किस समय विशेष पर की जा रही है। क्रिया यानी एक्शन। अब इसमें जो अंग्रेजी या किसी भी भाषा में जो वाक्य की संरचना होती है वो मुख्यतः जो सकारात्मक वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं, उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 वाक्य के मुख्य घटक होते हैं। पहले हमको टेंसेस को समझने से पहले हम ये जान लें कि कर्ता क्या है। कर्ता जो है नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम, ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इन्हीं में से कोई कर्ता या सब्जेक्ट हो सकता है जो कि क्रिया निष्पन्न करता है। अब हम आपके समक्ष स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले करेंगे। आप इस चार्ट को देखते हुए हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। जो चार्ट हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे उसकी जो पहली लाइन है, आज के एपिसोड में आपको हमारे चार्ट की सिर्फ ऊपर की पहली लाइन देखनी है और चार्ट के बॉक्सेस में जो नीले इंक पेन से जो लिखा टेक्स्ट है, जिसमें बेसिकली मैंने किस टेंस में किस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है, यह लिखा है। और उस विशिष्ट टेंस में यानी उस पर्टिकुलर टेंस में मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। कर्ता के बाद हम आपको बताएंगे क्रिया के बारे में यानी वर्ब। वर्ब जो हैं वो 2 प्रकार के वर्ब्स का हम किसी भी वाक्य की संरचना में प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वो है जिससे कर्ता का मेन एक्शन प्रकट होता है। सहायक क्रिया क्या है यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन है? हेल्पिंग वर्ब बेसिकली कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का निश्चित समय बताता है। ऑक्सिलियरी वर्ब कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। तो टेंसों की रूपरेखा इस प्रकार से है कि मेन टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी के वाक्य में सबसे पहले हमको टेंस पहचानना होगा। तो टेंस पहचानने की मैं आपको एक बहुत ही सरल प्रणाली बताता हूँ। उसको ध्यान से सुनिए, आत्मसात करिए और फिर उसका प्रयोग करिए। हिंदी के वाक्य में सबसे लास्ट का जो अक्षर है या मात्रा है, उससे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मेन टेंसेस की पहचान करते हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में अगर अक्षर ह है, ह से हमारा मतलब है, हूँ, हो, हैं इत्यादि हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ। हिंदी के वाक्य के लास्ट में अगर अक्षर था है यानी था, थे, थे है, या फिर आ, ई, ए की मात्रा या अक्षर है, तो वो पास्ट टेंस का हिंदी वाक्य हुआ। और इसी प्रकार से यदि हिंदी के वाक्य के लास्ट में
अक्षर ग है यानी गा गी गे है तो वो फ्यूचर टेंस का वाक्य हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ह, थ और ग ये क्रमशः वर्तमान, भूत और भविष्य काल के हिंदी वाक्यों का बोधक है। अब आते हैं जो तीन मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके 4 पार्ट्स यानी उपविभाग हैं। वो 4 उपविभाग कौन से हैं? इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, यानी क्रिया का जो समय है वो अनिश्चित है। दूसरा है कंटिन्यूअस यानी एक्शन जारी है। तीसरा है परफेक्ट, संपन्न यानी क्रिया संपन्न हो चुकी है या हो गई है। और चौथा उपविभाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी आंशिक क्रिया संपन्न हो चुकी है और शेष अभी भी जारी है, जैसा कि इसके नाम से ही स्वयं स्पष्ट है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के ये 4 सब पार्ट्स, इनको ध्यान में रखना होगा। तो अब टेंस को पहचानने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिए और आपको बहुत सरल लगेगा ये। हमने एक वाक्य हिंदी का चुना, मैं गाता हूं या गाती हूं। अंत में ह है तो प्रेजेंट टेंस हुआ। और सेकंड लास्ट में अक्षर है ता, ती, ते। गा में ता, ती, ते प्रत्यय यानी सफिक्स जुड़ा हुआ है, जो कि सेकंड लास्ट में होता है हिंदी वाक्य के। तो सेकंड लास्ट में हिंदी वाक्य के क्या है? ता, ती, ते। तो ये ध्यान रखें कि अगर सेकंड लास्ट में ता, ती, ते अक्षर आते हैं तो वो इंडेफिनिट हुआ। तो अब हमको इस प्रकार से इसको सोचना होगा, मैं गाता हूँ, हूँ का मतलब अक्षर ह है तो प्रेजेंट टेंस, और सेकंड लास्ट में ता, ती, ते है तो इंडेफिनिट। तो पूरे टेंस की पहचान इस प्रकार हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगानी होगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म लगानी होगी। मैंने चार्ट में ये डिस्क्राइब किया है कि मेन वर्ब की किस टेंस में कौन सी क्या फॉर्म लगेगी। अब आप चार्ट को ध्यान से देखिए और मेरा ऑडियो सुनते रहिए। इसी क्रम में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक या सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। तीसरा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। चौथा इम्पेरेटिव आज्ञासूचक। फिर ऑप्टेटिव इच्छात्मक आशीर्वादात्मक वाक्य। और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ट्रांसलेशन के नियमों के प्रथम चरण में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का ही जिक्र करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में मैंने आपको अभी बताया। आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बॉक्स देखेंगे चार्ट में तो उसमें पहला जो वाक्य है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, और उसके बाद जो वाक्य हैं वो क्रमशः नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव कंबाइंड इस प्रकार से हैं। तो आप पहले जब चार्ट को स्टडी करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू डज। तो कुल मिला के 12 टेंस हुए। 12 टेंसेस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उन्हें आपको रटना होगा और अपने ध्यान में स्थायी रूप से रख लेना होगा। और हर टेंस में मेन वर्ब की एक सुनिश्चित फॉर्म लगती है। जो मेन वर्ब होता है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म को जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। मित्रों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि रूट वर्ब है वो लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे मैं गाता था। एक बात और, पास्ट इंडेफिनिट का जो हिंदी सेंटेंस है उसको हम 3 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं गाता था, मैंने गाया, मैंने गा लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है
वो एक तो पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे, यानी लास्ट में था, थी, ते है तो पास्ट, सेकंड लास्ट में ता, ती, ते है तो इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एक्चुअली जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसकी उपयोगिता केवल एक ही बार है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। बाकी जो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो अन्यत्र कहीं प्रयोग नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो हिंदी में होता है उसको हम 3 प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। मैं गाता था, मैंने गाया, मैंने गा लिया। या जैसे एक कविता है, कविता स्त्रीलिंग है, मैंने कविता गाई या मैंने कविता गा ली, या मैं कविता गाती थी अगर कोई लेडी कहती है, तो भी इंग्लिश एक ही प्रकार से बनेगी, आई सैंग। ये आप चार्ट में देख करके और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। डिड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं उनमें लास्ट में गागीगे होता है। सेकंड लास्ट में इसकी तातीते वाली पहचान न हो करके जो गाऊंगी, ये एक ही शब्द है, क्रिया है, जिसमें गागीगे से फ्यूचर टेंस हो गया। और आप देख रहे हैं कि गाऊंगा या गाऊंगी या गाएंगे, तो ये ऊ या ए या गाओगे ओ, ये वर्ण भी आपको मिल सकता है। गागी गे के पहले ऊ, ए और ओ, ये आपको हिंदी के स्वर गागी गे से पहले मिलेंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल या शल। शल आमतौर पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ यानी आई वी के साथ लगता है, विल सबके साथ लगा सकते हैं। मैं गाऊंगा तो आप आई, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल या शल, सिंग यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। चार्ट देख करके हम इस चीज को जरूर रट लें कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब जिक्र करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंसेस के सेकंड लास्ट में रहा, रही, रहे होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो लगाते हैं। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। पास्ट कंटिन्यूअस मैं गा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर, आई वाज सिंगिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस मैं गा रहा हूंगा, लास्ट में गागी के है तो फ्यूचर टेंस, सेकंड लास्ट में रहा, रही लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस। तो टेंस की पूरी पहचान क्या हुई, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, और मेन वर्ब का फोर्थ आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब आते हैं परफेक्ट टेंसेस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में मेन वर्ब की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड लास्ट में चुका, चुकी, चुके होता है, और कभी कभी क्या होता है कि सेकंड लास्ट में चुका, चुकी, चुके न हो करके आ, ई, ए की मात्रा या अक्षर होता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी वाक्य है वो 3 प्रकार से कहा जा सकता है, इंग्लिश उसकी एक ही तरीके से बनेगी। इसी प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंसेस भी हिंदी में 3 प्रकार से अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे मैं गा चुका हूँ, मैंने गाया है, मैंने गा लिया है। इस पैटर्न को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें और चार्ट की मदद से पास्ट इंडेफिनिट,
और तीनों के परफेक्ट टेंसेस को कंपेयर करें हिंदी में, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने गाया, और अगर हम कहें मैंने गाया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। मैंने गाया पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि एंड हो रहा है बड़े आ की मात्रा से। और उसके बाद मैंने गाया के बाद अगर मैं है जोड़ देता हूँ तो मैंने गाया है तो है से प्रेजेंट टेंस, और ये जो गाया में या में जो बड़े आ की मात्रा है ये सेकंड लास्ट में आ गई तो ये परफेक्ट टेंस बताएगी। तो मैं गा चुका हूँ, मैंने गाया है, मैंने गा लिया है, ये तीनों हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे और इनकी अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों के अनुसार बनेगी। इस पर अगर आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे आप फ़ोन करके भी इस बात को समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, और तीनों परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। मैंने गाया है, मैंने गा लिया है, मैं गा चुका हूँ। आई हैव संग, सिंग क्रिया के चारों रूप क्या हैं? सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। मैं गा चुका था या मैंने गाया था या मैंने गा लिया था। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैड संग। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में मैं गा चुका हूँगा, मैंने गाया होगा, मैंने गा लिया होगा। ये तीनों फ्यूचर परफेक्ट के हिंदी सेंटेंसेस हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने गा लिया होगा, मैंने गाया होगा, मैं गा चुका हूँगा, आई विल हैव संग या आई शैल हैव संग। अब आते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेकंड लास्ट में ता रहा, ती रही, ते रहे लगा होता है। एक और पहचान है हिंदी वाक्यों की परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, वो ये कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा, और वाक्य के शुरू में ही समय का जिक्र जरूर होगा कि इतने समय से। तो समय का जिक्र ये बताता है कि कर्ता के द्वारा आंशिक क्रिया संपन्न कर ली गई है और आंशिक क्रिया अभी भी जारी है। जैसे मैं 2 घंटे से गा रहा हूं, तो अब आप देखेंगे कि रहा हूं तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होगी, लेकिन चूंकि इसमें 2 घंटे से समय का जिक्र है इसमें, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। समय लगा है, अगर समय ना लगा हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब का फोर्थ आईएनजी वाला फॉर्म। तो क्या इंग्लिश बनी? मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। इस चीज को ध्यान में रखिए। इसमें यह भी बता देना अनिवार्य है कि जो यहाँ हिंदी में से शब्द प्रयोग हुआ है, 2 घंटे से, तो से की इंग्लिश या तो फॉर लगेगी या सिंस लगेगी। तो फॉर कहाँ लगाते हैं? फॉर वहां लगाइए जहां पर समय बिल्कुल निश्चित न हो। इसको समझने का एक और सरल तरीका है कि जहां पर समय संख्यात्मक हो, जहां पर समय संख्यात्मक हो वहां पर आप फॉर का प्रयोग कर लें, और जहां पर समय संख्यात्मक न हो, बिल्कुल निश्चित हो, वहां पर सिंस प्रयोग करें। अगर मैं कहूं मैं सुबह से गा रहा हूं, तो सुबह, दोपहर, शाम या कोई दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। कैलेंडर की डेट और घड़ी का टाइम अगर दिया है तो उसमें भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी जो समय का वर्णन है, अगर उसमें किसी संख्या का प्रयोग किया गया तो वहां पर हम फॉर लगाएं। फॉर 2 hours, फॉर 7 days, फॉर 10 years, इस प्रकार से फॉर लगेगा। सुबह से, सिंस मॉर्निंग,
कल से सिंस येस्टरडे, तो आप फॉर और सिंस का अनुभव आपको हो जाएगा। फॉर और सिंस से संबंधित किसी भी प्रकार का आप भ्रम मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया। एक और स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का। अगर हम समय को मेंशन न करें, अगर मैं ये कहूँ कि मैं गाता रहा हूँ, तो आपने देखा कि सेकंड लास्ट में रहा हूँ की जगह ता रहा हूँ सेकंड लास्ट में आया है। जब सेकंड लास्ट में, हिंदी वाक्य के सेकंड लास्ट में रहा रही की जगह पे ता रहा ती रही ते रहे लगा हो और समय को मेंशन न किया गया हो, तो भी उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अंतर्गत ट्रांसलेट करेंगे। मैं गाता रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब का चौथा आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। अगर मैं कहूँ मैं सुबह से गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 days। मुझे आशा है कि आपको ये संरचना समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कल से गा रहा था से पास्ट, रहा से कंटिन्यूअस और समय का जिक्र है कल से तो परफेक्ट। तो मैं कल से गा रहा था, यह हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या हम कहें मैं गाता रहा था, तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई हैड बीन सिंगिंग। और अगर टाइम का जिक्र है तो जैसे मैंने कहा कि मैं कल से गा रहा था, तो आई हैड बीन सिंगिंग सिंस येस्टरडे। और अगर समय का जिक्र नहीं है और अगर हम हिंदी में कहें मैं गाता रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो है मैं गाता रहा होऊंगा। एक तो ये हो गया। और अगर टाइम मेंशन किया गया है, जैसे मैं 3 घंटे से गाता रहा होऊंगा, ये इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य हैं वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमों के अंतर्गत बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मेन वर्ब का वही चौथा आईएनजी वाला प्रारूप लगेगा। आई विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से गा रहा होऊंगा। और हम समय हटा दें तो हम कहेंगे मैं गाता रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन सिंगिंग। तो मित्रों, आज के इस दूसरे एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपके लिए हमारा चैनल और हमारे ये एपिसोड बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध हों, हमारी ऐसी शुभकामना है। हमारे इस चैनल क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों को अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, एक निवेदन और, वो ये कि मेरे जितने भी चार्ट आप स्क्रीन पर देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशंस के दौरान, वे समस्त चार्ट आपको हमारे फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं। और इस लिंक का एड्रेस मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ। वहाँ पर जाकर के आप उन समस्त चार्टों को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं अपने भविष्य के संदर्भ के लिए। और मेरी आपसे एक और गुजारिश ये भी है कि जब भी आप मेरा चैनल देखें और आप अंग्रेज़ी सीखने के लिए गंभीर हैं, तो एक अपनी डायरी या नोटबुक बना लें और थोड़े नोट्स भी लेते रहें। क्योंकि अगर आपको क्रमबद्ध रूप से हमारी इन चीज़ों को समझना है, तो अगर आप नोट्स बना लेंगे अपनी डायरी में, तो ये आपके भविष्य के संदर्भ के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने चार्ट में डिस्कस की हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं बोलता हूँ
और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो चार्ट में नहीं होती हैं, लेकिन समग्रतः यदि आप मेरे दिए गए लेक्चर्स को चार्टों के साथ समन्वित करेंगे तो आपको व्यापक पिक्चर जो है वो मिल जाएगी और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बावजूद इसके कि अगर आपको कोई बिंदु ऐसे लगते हैं जो थोड़े क्लिष्ट प्रतीत होते हैं तो उनके संदर्भ में, उनके संबंध में आप अपने समस्त भ्रमों का निवारण मेरी सहायता से कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी उत्कंठाएं, अपने प्रश्नों को भेजकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश चैनल। यू हैव अ नाइस डे।